अब देखो एक आर्टिकल है कि टेराफॉर्म के अंदर स्टेट लॉकिंग जो हम करते हैं उसमें पहले क्या होता था, हमें किसी न किसी डाटाबेस की जरूरत पड़ती थी स्टेट लॉकिंग के लिए। आप अपनी टीएफ स्टेट फाइल को S3 पर अपलोड करो और साथ साथ में आपको डाटाबेस के साथ भी उसमें आपको लॉकिंग लगानी पड़ती थी, ताकि एक से ज्यादा डेवॉप इंजीनियर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या ना कर दे, प्रोविजन ना कर दे। अब यहाँ पर DynamoDB is not needed for Terraform state locking in S3 anymore। मतलब DynamoDB की स्टेट लॉकिंग के लिए अब जरूरत नहीं है। सिर्फ S3 की मदद से आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, स्टेट लॉकिंग कर सकते हो। सिर्फ S3 चाहिए आपको स्टोरेज, और आप किसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने TF स्टेट फाइल को यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको ये फॉलो करना है और ये इंप्लीमेंट करना है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो S3 बकेट में जब आप ऑब्जेक्ट को अपलोड करोगे तो TF स्टेट फाइल के साथ साथ में एक TF लॉक फाइल भी जाती है, ठीक है ना। और इसी को इंप्लीमेंट करते हुए हम इसको यूज करेंगे। सो ये हमें देखना है। आज हम देखेंगे AWS के अंदर डाटाबेस हम देखेंगे कि AWS के अंदर हम डाटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं। तो AWS पर हम गए, Amazon वेब सर्विसेज, और हम स्टार्ट करेंगे अपने कंसोल को। और आप में से कितने हैं जिन्होंने मेरे सिखाने से पहले AWS कंसोल पे काम कर चुके थे, या मेरे एक्सेस देने से पहले आपने AWS पे कुछ ना कुछ प्रोविजन किया होगा, या टेराफॉर्म पे प्रोविजन किया था, विजय अपन ने किया था, शुभम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अच्छे लेवल पर हम चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको लॉग इन कर रहा हूँ 458048। मैं अपने AWS कंसोल पे गया और आज हमें अमेजोन पर डाटाबेसेस पे काम करना है कि हमें अमेजोन के डाटाबेस यूज करना है। AWS ऑफर डेटाबेस सर्विस फॉर डिफरेंट नीड्स। AWS आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसमें से रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है ना। AWS आपको किस टाइप के डाटाबेस आपको करता है, प्रोवाइड करता है, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। AWS जो है Amazon वेब सर्विस आपको किस टाइप के डेटाबेस देता है, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो RDBMS टाइप के अगर आपको डेटाबेस चाहिए, जैसे कि RDBMS टाइप के जो डेटाबेस है वो कौन सा है आपका, MySQL, कौन सा है, पोस्टग्रेस, ये सारे किस टाइप के हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल मतलब जो डेटा है वो अलग अलग टेबलों में पड़ा हुआ है और उन डेटा का आपस में क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। सो वी हैव मल्टीपल टेबल्स एंड ऑल द टेबल्स can be linked with each other, they can have some relations, we can have multiple tables and all tables can have relation with another table। so हमारे पास RDBMS टाइप के डेटाबेस हम प्रोविजन कर सकते हैं विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा, नो सीक्वल। अब जैसे हम यहाँ पर AWS आपको किस टाइप का डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, नो सीक्वल टाइप का डेटाबेस भी आपको प्रोवाइड करता है। सो नो सीक्वल डेटाबेस फॉर फ्लेक्सिबल स्कीमास एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस फॉर एनालाइजिंग एंड माइग्रेशन। सो AWS के थ्रू आप किस टाइप के डेटाबेस प्रोविजन कर सकते हो, RDBMS टाइप के भी और नो सीक्वल टाइप के भी, ठीक है ना। सो यहाँ पर RDS का मतलब हो गया रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ठीक है। Amazon RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। तो Amazon की एक ऐसी सर्विस है जिसे हम RDS बोलते हैं, और RDS में आप किस टाइप के सर्वर प्रोविजन कर सकते हो, MySQL, पोस्टग्रेस, MariaDB, Oracle और SQL सर्वर, ठीक है ना। सो उसमें अगर आप जाएंगे, आप Amazon का अरोरा होता है, एरोरा, ये भी किस टाइप का डेटाबेस है, ये भी रिलेशनल डेटाबेस है और इस पे भी हम वर्क कर सकते हैं। नो सीक्वल की कैटेगरी में हम DynamoDB की बात करेंगे, जो कि किस में काम करता है, की वैल्यू और डॉक्यूमेंट स्टोरेज की तरह काम करता है।
ठीक है ना। मोंगोडीबी का नाम सुना होगा, जो कि नो सीक्वल टाइप का डेटाबेस है। अमेजोन का खुद का अपना डेटाबेस जो कि डॉक्यूमेंट या की वैल्यू स्टोरेज डेटाबेस है, जिसका नाम है डायनेमोडीबी। ठीक है ना, तो इन पर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले तो हम सीक्वल बेस्ड डाटाबेस की बात कर लेते हैं। सीक्वल टाइप के डेटाबेस, आरडीएस का मतलब हो गया रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। तो आपको अपने अमेजोन पे जाना है और आरडीएस लिखना है, आरडीएस। ठीक है ना, तो आरडीएस में अरोरा एंड आरडीएस। अरोरा क्या है? अरोरा एक डाटाबेस है जो किसने डेवलप किया? अमेजोन ने डेवलप किया। किस टाइप का डेटाबेस है वो? सीक्वल बेस्ड है कि नो सीक्वल बेस्ड है? सीक्वल बेस्ड डाटाबेस है। तो हम इस वाले सेक्शन पर जाएंगे और हम इस डाटाबेस को प्रोविजन करेंगे। अब चूंकि डाटाबेस तो एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए चाहिए हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब सर्वर, सर्वर मतलब EC2 इंस्टांस। ठीक है ना, तो आप अगर एक डाटाबेस की सर्विस को प्रोविजन करोगे तो मान के चलो इंटरनल अमेजोन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या प्रोविजन हो रहा होगा इंटरनली? एक EC2 इंस्टांस। ठीक है ना, क्योंकि सर्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। पूरा क्लाउड चल रहा है किसकी बदौलत? सर्वर्स की बदौलत चल रहा है। तो अगर आपने अमेजोन की आरडीएस सर्विस को प्रोविजन किया तो बिहाइंड द सीन क्या होगा? कोई ना कोई सर्वर प्रोविजन होगा, उस पे वो सॉफ्टवेयर या डाटाबेस इंस्टॉल होगा और आपको कहीं ना कहीं इजी एक्सेस मिल जाएगा। आपको डाटाबेस को अप एंड रनिंग रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। डाटाबेस पे कितना डाटा आ रहा है वो उसको कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत सारा हेवी लिफ्टिंग वाला काम आपके लिए कौन कर देगा? AWS खुद कर देगा, जिसके लिए वो आपसे क्या करेगा? चार्ज, वो आपसे बिलिंग चार्ज कर लेगा। ठीक है ना, जब आप VPS पे काम करते हो, बेयर मेटल पे काम करते हो, सब कुछ आपको करना पड़ता है। सर्वर आपका, एप्लीकेशन आपकी, डाटाबेस आपका, उसको माइग्रेट करना, स्केल डाउन करना, ऑप्टिमाइज करना, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है, क्योंकि VPS सेल्फ मैनेज्ड सर्वर होते हैं, है ना। तो बेसिकली यहां पर हम देखेंगे अब RDS, Amazon रिलेशनल डाटाबेस सर्विस इज अ मैनेज्ड सर्विस। अब यहां पर आता है एक तो मैनेज्ड सर्विस और एक नॉन मैनेज्ड सर्विस। जहां पे भी आ जाए नॉन मैनेज्ड सर्विस, उसका मतलब उन सर्विस को मैनेज करने की जवाबदारी AWS की होगी कि आपकी होगी? आपकी होगी। जब भी आ जाए नॉन मैनेज्ड सर्विस, तो EC2 इंस्टांस, उसको कॉन्फ़िगर करना, उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। तो EC2 इंस्टांस किस टाइप की सर्विस है? वो नॉन मैनेज्ड सर्विस। वो आपको सर्वर दे देंगे, मगर उस सर्वर के अंदर आपको क्या आपने इंस्टॉल किया, उस सर्वर से आप क्या क्या एप्लीकेशंस आप डिप्लॉय कर रहे हैं, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो EC2 इंस्टांस इज अ नॉन मैनेज्ड सर्वर। हाँ, उस सर्वर को अप एंड रनिंग रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो AWS की है, मगर तो बेसिकली AWS में दो टाइप की सर्विसेज होती है, मैनेज्ड सर्विस और नॉन मैनेज्ड सर्विस। सो RDS हमारा क्या है? नॉन मैनेज, ये हमारा मैनेज्ड सर्विस फॉर रिलेशनल डेटाबेस using SQL. RDS handles backup, patching and hardware provisioning automatically. अब जो डाटाबेस है MySQL, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक डाटाबेस है। ये सॉफ्टवेयर किसी न किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा। हार्डवेयर मतलब सर्वर। आपका डाटाबेस का सॉफ्टवेयर किसी न किसी सर्वर पर, EC2 इंस्टांस पर प्रोविजन होगा। वो प्रोविजन होने के बाद उसको 24/7 अप एंड रनिंग रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS की है। सो बेसिकली यही हो रहा है कि आपका हार्डवेयर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है ना। सपोर्ट डाटाबेस इंजन, कौन कौन सी डाटाबेस है? Amazon अरोरा। सो अरोरा क्या है? अरोरा एक रिलेशनल डाटाबेस है। इट इज डेवलप्ड बाय Amazon. इट विल हैव टेबल्स, इट विल हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड उस अरोरा डेटाबेस के अंदर कौन सी लैंग्वेज काम कर जाएगी? आपकी SQL लैंग्वेज काम कर जाएगी। ठीक है ना, तो इस पे भी हमने आज ही हमने देखा कि यस, MySQL और पोस्टग्रेस के अलावा Amazon ने खुद अपना SQL बेस्ड डाटाबेस डेवलप कर रखा है, जिसका नाम है Amazon अरोरा। ठीक है ना, ये हम देखेंगे। और लेट्स ओपन चैट एंड फीड द इंस्ट्रक्शन। लेट्स डिप्लॉय लेट्स डिप्लॉय एन RDS सर्विस यूजिंग AWS। अब बेसिकली आप जितने भी AWS के थ्रू मैंने किया, आप टेराफॉर्म के थ्रू आप प्रोविजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे RDS प्रोविजन करना है।
अब चूंकि चैट मेरी हिस्ट्री जानता है, मैं बार बार उसको बीच बीच में बोलते रहता हूँ कि भाई जितने भी मैंने आज से पहले कभी न कभी चैट को क्या बोल दिया था कि आज के बाद जितनी भी सर्विसेज तुम रिस्पांस देना मुझे, वो मुझे किसके थ्रू प्रोविजनिंग चाहिए, टेराफॉर्म के थ्रू चाहिए। तो इस वाले चैट में मैंने विंडो में उसको बोला नहीं कि भाई मेरे को टेराफॉर्म दे, बट फिर भी उसने क्या ले लिया, टेराफॉर्म ले लिया। ठीक है ना। सो दिस एआई मॉडल्स रिमेंबर द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। ये एआई मॉडल आपके प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट और आपके फीडबैक्स को याद रखते हैं और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये अभी क्या मान के चल रहा है कि आपको आरडीएस सर्विस प्रोविजन करनी है विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। ठीक है ना। और मैं बोलूंगा कि आपको मैक्सिमम टेराफॉर्म के थ्रू प्रोविजनिंग करनी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए पर्टिकुलर हुआ, इसने सारा हमने किया, सिक्योरिटी ग्रुप्स हुआ, पोर्ट फॉरवर्डिंग हुआ 3306 जो माइसिक्वल का पोर्ट नंबर है। ठीक है ना, माइसिक्वल का पोर्ट नंबर है। और मेन यहाँ पर हम बात करते हैं रिसोर्स की। ये मेन आरडीएस रिसोर्स का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, और इसमें अलोकेटेड स्टोरेज 20 GB, 20 GB की स्पेस मिल गई, और स्टोरेज टाइप दे दिया, इंजन प्रोवाइड कर दिया डाटाबेस का, मतलब एवरीथिंग यू कैन डिफाइन इनसाइड दी टेराफॉर्म फाइल्स। So any resource, any AWS resources can be provisioned using programmatically. With programmatically, I can provision any AWS resource. So Terraform is the language by which I can provision any AWS resources programmatically. So right now I'm using Ubuntu on my WSL environment. So let's go to the our D drive, DevOps folder, and mkdir. I will create today's directory. Today is June 1st underscore 2026, and go to the June directory, and let's create first of all in order our Terraform to read the AWS credential, we need to generate the secret key. We need to create secret key. So go to your AWS account, IAM, and let's create new user. And after the lecture, I will immediately remove the credentials, remove the user. Okay, let's create a new user, अनिल RDS। ठीक है ना, ऐसे आप दे दिया करो ताकि पता चले कि भाई अनिल जो है ये RDS पे कुछ काम कर रहा था, तो उसके लिए उसने ये यूजर बनाया। शुभम डैश RDS, शुभम डैश EKS, विजय डैश EKS, विजय डैश RDS। कुछ ऐसे नाम देना जिससे पता लग जाए कि हाँ ये कौन सा यूजर है, किसने बनाया, कौन सी सर्विस के काम के लिए ये यूजर बनाया, तो थोड़ा एक आइडिया लग सकता है। तो थोड़े नाम हमें रेलेवेंट देने चाहिए। अटैच पॉलिसी किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, क्रिएट यूजर पे मैं गया, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, क्रिएट एक्सेस की फॉर द कमांड लाइन, आई अंडरस्टूड, नेक्स्ट, क्रिएट एक्सेस की। नाउ I will use AWS configure command, AWS configure. Now AWS configure will read my previous key, but I want to replace with a new key. So I will paste my new key. I'll copy my new access key. I paste it. I will copy my new secret key. I will paste it. The data center will be Asia Pacific South 1, that is Mumbai. JSON output. And now I'll write again the same command. You can see the last 4 character which has been applied. So my new access key has been applied to the terminal. So what we can do right now, let's see if Terraform is available or not. Terraform dash version. So we have Terraform 1.15.5 available. What we want to do with the help of Terraform, we want to provision an RDS service, relational database service. So we need to provision MySQL database, we need to provision Postgres database. अगर आपको AWS पे MySQL प्रोविजन करना है तो कौन सी सर्विस यूज करोगे, RDS। अगर MySQL पर आपको Postgres प्रोविजन करना है तो कौन सी सर्विस यूज करोगे, RDS यूज करोगे।
अमेजोन का खुद का रिलेशनल डेटाबेस बना रखा है, उसका नाम क्या है? अमेजोन अरोरा। ठीक है ना, सो वो हम करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने विम मेन डॉट टी एफ फाइल, विम मेन डॉट टी एफ फाइल मैंने अपनी SCL लैंग्वेज यहाँ पर टेराफॉर्म की फाइल मैंने क्रिएट करी, और इस फाइल को मैं यहाँ से इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखूंगा। वी हैव द प्रोवाइडर, यहाँ पर हमने प्रोवाइडर ले रखा है, रीजन दे रखा है, हमने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हमने डिफॉल्ट लेने के लिए बोला, सबनेट हमने डिफाइन कर दिए, सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने डिफाइन कर दिए। सिक्योरिटी ग्रुप्स का मतलब ये हो गया कि इस डाटाबेस को आप पब्लिकली इसको कैसे एक्सेस करोगे? इनग्रेस। इनग्रेस का मतलब क्या हो गया? जब भी किसी बाहर एक्सटर्नल ट्रैफिक जब आपकी सर्विस को आता है, आपके सिस्टम को आता है, तब उस टॉपिक को बोलते हैं इनग्रेस। whenever an external traffic is getting into your ecosystem, then it will called ingress. Whenever a data is coming out from your system, that is called egress. ठीक है ना, ingress का जस्ट अपोजिट egress, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ingress का मतलब यूं नहीं है कि वो क्यूबरनेटिस वाले ingress की बात कर रहा हूं। ingress का मतलब एक जनरल टर्म में ingress का मतलब होता है बाहरी ट्रैफिक अगर अंदर की ओर आए तो उसे ingress बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट का मतलब बाहर का सामान अगर विदेशों का सामान अगर इंडिया में आएगा तो उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। और भारत का सामान अगर बाहर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कोई आर्किटेक्चर है, कोई इकोसिस्टम है, कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम पे बाहर से एक्सटर्नल ट्रैफिक अगर आपको आएगा, आपके सिस्टम के अंदर आएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनग्रेस बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इनग्रेस का मतलब एक्सटर्नल ट्रैफिक की बात हो रही है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आपके सिस्टम के अंदर आएगा, उस ट्रैफिक को आने देना है कि नहीं आने देना है। ठीक है ना, और आने देना है तो किस पोर्ट से आने देना है? वो पोर्ट नंबर क्या हो गया? 3306। तो मैं यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ पर मैं वर्क बेंच यूज करूंगा। मैं वर्क बेंच नाम का सॉफ्टवेयर लोकली आपको डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पर। ये वर्क बेंच वाला सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, वर्क बेंच वाला हम डाउनलोड करेंगे, और इस वर्क बेंच सॉफ्टवेयर से हम क्या करेंगे? हमारे ठीक है, तो बेसिकली यही करना है कि वर्क बेंच सॉफ्टवेयर से हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क बेंच सॉफ्टवेयर से हमारा एक आरडीएस सर्विस हम प्रोविजन करेंगे एडब्ल्यूएस पर आज, और उस आरडीएस सर्विस के अंदर हम माईसीक्वल को प्रोविजन कर लेंगे। हमें एक पब्लिक आईपी मिल जाएगा, क्योंकि भाई वो सॉफ्टवेयर किसी न किसी EC2 इंस्टेंस पर होगा, और EC2 इंस्टेंस हमें क्या दे देगा? पब्लिक आईपी दे देगा। सो वी विल हैव अ पब्लिक आईपी एंड वी विल हैव द पोर्ट नंबर, और उस पोर्ट नंबर को हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया, ताकि एक्सटर्नल ट्रैफिक इनग्रेस उस तक हम जा सके। तो हम वो कैसे चीज प्रूफ करेंगे? वो हम प्रूफ करेंगे वर्क बेंच के थ्रू। तो वर्क बेंच नाम का सॉफ्टवेयर अपने को इंस्टॉल करना है कहां पर? लोकल, मेरे लैपटॉप में। मेरे लोकल से मैं किसको एक्सेस करूंगा? एडब्ल्यूएस की आरडीएस सर्विस को एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली लोकल से आरडब्ल्यूएस एक्सेस करना, बेसिकली उसके लिए क्या हो जाएगा? इनग्रेस ट्रैफिक हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको क्या कर लेता हूं? ओपन किया मैंने, और मैं इसको इंस्टॉल करके देखता हूं। ठीक है ना, ये मैंने इसको कंप्लीट इंस्टॉलेशन करना है, आपके सामने ही मैं पूरा इंस्टॉल करके बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ये हमने किया, और यहां पर हम आपने ये है ना, आपने ये देख लिया बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्या अलाउ करना है माइसिक्वल की एक्सेस को इस पोर्ट नंबर से 3306 से। 3306 से हम अलाउ करेंगे तो हमें वो अलाउ कर देगा। ये एग्रेस भी दे रहा है यहाँ पर, ये देखो एग्रेस।
कि उस सिस्टम से जो बाहर ट्रैफिक निकलेगा वो किस किस को जाएगा, कैसे जाएगा, वो भी यहाँ पर हम सारी चीजें ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए उसका बना हुआ है AWS में सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम इनग्रेस और एग्रेस दोनों के परमिशंस दे सकते हैं कि क्या चीज आ सकती है, क्या चीज जा सकती है, क्या ट्रैफिक आ सकता है, क्या ट्रैफिक जा सकता है, किस पोर्ट से ट्रैफिक आ सकता है, किस पोर्ट से ट्रैफिक जा सकता है। ये सारी चीजें हम कहां डिफाइन कर सकते हैं AWS में, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर, ठीक है ना। और मैंने EC2 इंस्टांस के अंदर भी आपको बताया था कि जब तक उसका हम इनबाउंड रूल, सिक्योरिटी ग्रुप्स में इनबाउंड रूल जब तक हम उसका अलाउ नहीं करते हैं पोर्ट नंबर 80, तब तक रिक्वेस्ट क्या आपके EC2 इंस्टांस और अपाचे तक पहुंच पा रही थी, क्या नहीं पहुंच पा रही थी। ये चीजें मैंने आप, तो वो इनबाउंड रूल भी किसका पार्ट है, सिक्योरिटी ग्रुप्स का पार्ट है, ठीक है ना। इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, इनबाउंड रूल मतलब इंग्रेस और आउटबाउंड रूल मतलब एग्रेस, ऑल आर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो आप आज का टेस्ट ही यही करना है कि वर्क बेंच के थ्रू मैं किसको कनेक्ट करके बताऊंगा, RDS सर्विस को हम करके बताएंगे। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया मतलब सक्सेसफुली आपने RDS इंप्लीमेंट कर लिया AWS के थ्रू और रिमोटली आपने एक्सेस कर लिया, ठीक है ना। सो चलिए यहां पर हम देखते हैं, अपने टर्मिनल पर गए और जितनी भी main.tf फाइल है ये यहां पर मैंने लिखी, ठीक है ना। अगेन ये याद करना, इसको याद तो नहीं कर सकते हैं बट इनके ब्लॉक्स को हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई आप याद कर लो, एक एक चीजों को याद कर लो, तो भाई ऐसा तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, पर इतना पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने हैं, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमें एज ए डेवऑप इंजीनियर ओवरव्यू पता होना चाहिए, डीप डाइव नहीं करना है आपको, ओवरव्यू पता होना चाहिए इंप्लीमेंटेशन का। सो मैंने यहाँ पर सारी चीजें मुझे पता चल रही है कि मैं एक रिसोर्स RDS रिलेशनल डाटाबेस सर्विस का एक इंस्टांस प्रोविजन करने जा रहा हूं, उसमें मुझे 20 GB की स्पेस चाहिए, मुझे MySQL का इंजन कौन सा चाहिए, 8 चाहिए, और कौन सा, देखो कौन सा इंस्टांस लेगा वो T3 माइक्रो। मैंने तो नहीं बोला उसको कि T3 माइक्रो ले, मगर वो मेरे प्रीवियस GPT के प्रीवियस कॉन्टेक्ट को जानता है, मैंने उसको बोला था कि भाई जितने भी रिसोर्सेज तू प्रोविजन करे आज के बाद तो मेरे को T3 सजेस्ट ही करना, तो वो ऑलरेडी देखो मेरे को रिस्पॉन्स में भी वही दे रहा है। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया, ls-l किया। अब मैं यहां से टेराफॉर्म इनिट कमांड में चला लेता हूं, यहां पर गए आगे, सो टेराफॉर्म इनिट किया, फिर वैलिडेट करूंगा, फिर प्लान करूंगा, फिर ऑटो अप्रूव करूंगा, और टेराफॉर्म आउटपुट कमांड से हम अपना एग्जांपल देख सकते हैं। अब ये देखो यहां पर जीपीटी में बोल रहा है कनेक्ट फ्रॉम लोकल पीसी, तो कनेक्ट फ्रॉम लोकल पीसी में ये क्या बोल रहा है, ये एक MySQL क्लाइंट से कनेक्ट करने की बात कर रहा है, और मैं किससे बात कर रहा हूं, वर्क बेंच से। तो चाहे वर्क बेंच यूज करो, चाहे लोकली टर्मिनल पे MySQL क्लाइंट करो, करना ऑब्जेक्टिव हमारा है कि लोकल से जो क्लाउड आपने RDS सर्विस प्रोविजन कर रखी है उसको कनेक्ट करना है और कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। तो हम बेसिकली मान के चलेंगे। तो यहां से मैंने कॉपी किया, ये मैं प्रोविजन कर रहा हूं वर्क बेंच के थ्रू और ये प्रोविजन कर रहा है MySQL क्लाइंट के थ्रू, तो एक ही बात है। यहां से टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर जाएंगे हम अपना, और ये प्लस का बटन है, और यहां पर आ जाएगा हमारा रिमोट सर्वर का नाम, रिमोट सर्वर की IP या डोमेन नेम आ जाएगा, ठीक है ना। रिमोट किसी भी सर्वर को कनेक्ट करने के लिए दो तरीके, या तो डोमेन से कनेक्ट करो या IP एड्रेस से कनेक्ट करो, एक ही बात है। अगर डोमेन से कनेक्ट करेंगे तो DNS सर्विस क्या करती है, डोमेन से IP में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। सो चलो, टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड। सो मेरी टेराफॉर्म लॉग फाइल भी आ गई। अब मैं इसको करूंगा टेराफॉर्म वैलिडेट, यहां से मैंने किया टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म वैलिडेट हो गया। अब टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म प्लान। सो प्लान मतलब प्रीव्यू, कि जो भी AWS के रिसोर्सेज, भाई कितने रिसोर्सेज है AWS में,
250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज, उन सब का प्रोविजनिंग आप किसके थ्रू कर सकते हो? टेराफॉर्म। तो रिसोर्सेज प्रोविजन होने से पहले अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो टेराफॉर्म प्लान। तो टेराफॉर्म प्लान किया मैंने, तो ये मेरे को एक प्रीव्यू दे देगा, एक फाइल दे देगा, प्रीव्यू फाइल दे देगा, जिसमें बता देगा कि कौन कौन सी चीजें आप अभी प्रीव्यू से पहले देख सकते हो और कौन कौन सी चीजें आपको पता चलेगी प्रीव्यू के बाद। जो चीज प्रीव्यू के बाद में पता चली होगी वहां लिखा हुआ रहेगा नोन आफ्टर अप्लाई। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि टेराफॉर्म एनकाउंटर व्हाइल जनरेटिंग दिस प्लान, नो मैचिंग EC2 इंस्टांस VPC फाउंड, AWS VPC डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपने ये दे रखा है, या आपने VPC डिफाइन कर रखा है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिफाइन कर रखा है आपने, वो है नहीं। तो मैं यहाँ पर जाके GPT का इंस्ट्रक्शन जाके मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ और सप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड means your AWS account don't have a default VPC in the selected region। क्या बोल रहा है कि ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपके सिलेक्टेड रीजन के अंदर, सिलेक्टेड रीजन मेरा कौन सा है? मेरा सिलेक्टेड रीजन है मुंबई, क्योंकि टर्मिनल पर मैंने क्या दे रखा है? एशिया पैसिफिक साउथ 1। एशिया पैसिफिक साउथ 1 में कौन है? मुंबई। तो मुंबई के अंदर मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास क्या नहीं है? डिफॉल्ट VPC कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर इस कमांड से हम रीजन कॉन्फ़िगर करेंगे, AWS कॉन्फ़िगर गेट रीजन, AWS कॉन्फ़िगर गेट रीजन, AWS कॉन्फ़िगर गेट रीजन वाली कमांड से हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे? अपना रीजन चेक करेंगे। तो मैंने अपना रीजन चेक कर लिया कि भाई सर आपने उस कॉन्फ़िगरेशन, जब आपने AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाई थी, आपसे 4 चीजें पूछी, एक्सेस की, सीक्रेट की, आपसे पूछा, फिर रीजन पूछा, तो आपने रीजन दे दिया, तो वो रीजन वहीं से उठ के आ रहा है ना? तो अब आगे क्या? उसके बाद चेक वेदर डिफॉल्ट VPC एग्जिस्ट। तो टर्मिनल से अगर हमें चेक करना है AWS EC2, AWS EC2 डिस्क्राइब VPS, डिस्क्राइब VPCS, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज डैश डैश फिल्टर, और इस कमांड से मैं चेक कर लेता हूं एक बार, AWS नेम इज डिफॉल्ट एंड वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। तो देखो VPC क्या आ रहा है? एक एरे आ रहा है, खाली एरे आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे। सो मैंने एक भी डिफॉल्ट VPS मेरा अभी डिफाइंड नहीं है, देन देर इज नो डिफॉल्ट VPS। ये बोल रहा है कि भाई डिफॉल्ट VPS नहीं है, तो क्या करें? सो पहला ऑप्शन ये है कि ये तो आप डिफॉल्ट VPS क्रिएट कर लो फटाफट, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कोई एग्जिस्टिंग VPS अगर आप यूज कर लें तो हम डिफॉल्ट VPS क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना? VPC, सो यहां पर मैं गया VPC, और यहां से सबसे पहले तो सेटिंग में जाके अपने को क्या चूज करना पड़ेगा? अभी मैं यहां से जाके सेटिंग में जाके AWS पे मैं गया, और एशिया पैसिफिक 1 और VPC, ये VPC पर मैं गया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और सी ऑल VPC। तो देखो एक भी VPC मेरा डिफाइंड नहीं है। तो अब मैं ये VPC कैसे प्रोविजन करूंगा? कमांड लाइन से, AWS की CLI से। AWS के सर्विसेज प्रोविजन करने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप AWS की CLI यूज कर लो और उसी से सारा सब कुछ कर सकते हो, या फिर आप टेराफॉर्म में जाके लिख लो। जैसे क्यूबरनेटिस में क्या होता था? क्यूबरनेटिस की किसी भी सर्विस को प्रोविजन करने के लिए क्यूबरनेटिस की डायरेक्ट कमांड, या फिर यामल में जाके लिखो और अप्लाई कर दो, ये भी होता था। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अगर मुझे ये VPC बनाना है तो मैं इधर GUI से जाके भी बना सकता हूँ, मैनेजमेंट कंसोल से भी, और मैं कैसे कर सकता हूँ? AWS कमांड से भी बना सकता हूँ। सो AWS कमांड इज अ पार्ट ऑफ CLI, AWS CLI कमांड लाइन इंटरफेस। सो यहाँ पर ये यही कमांड लाइन यूज कर रहा है, AWS EC2 क्रिएट डैश डिफॉल्ट डैश VPC। सो मैंने यहाँ पर AWS EC2 डिफॉल्ट क्रिएट डिफॉल्ट VPC,
तो ये मैंने डिफॉल्ट वीपीसी यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ये डिफॉल्ट वीपीसी मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं GUI में गया और GUI में जाने के बाद मैंने तुरंत रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफॉल्ट वीपीएस आ गया। तो मैंने ये रिसोर्सेस मैंने GUI के थ्रू बनाई कि CLI के थ्रू बनाई, CLI। और यही डिफॉल्ट वीपीएस मैं कैसे बना सकता था, टेराफॉर्म के थ्रू भी बना सकता था। सो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म यू कैन प्रोविजन रिसोर्सेस, with the help of AWS CLI, AWS commands, you can provision the any AWS resources. With the help of website itself, that is called management console, you can provision any AWS resource. But if you want to become an expert in the DevOps engineer, you have to use the black terminal as maximum as possible. Whether you use the CLI approach or Terraform approach. ठीक है, सो हमें ज्यादा से ज्यादा ये हमें कंफर्म करने के लिए आप GUI पे चले जाओ, मगर बनाओगे किधर से, ब्लैक टर्मिनल से, ठीक है ना। तो ये हमने बनाया और यहाँ पर हमने इसको बना दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने इसको सप्लाई किया कि भाई इस कमांड से मैंने इसको प्रोविजन किया। अब ये कमांड से मैंने इसको प्रोविजन किया एंड देन मैं यहाँ पर अपनी कमांड के अंदर उस main.tf फाइल के अंदर हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो, वेट अ फ्यू सेकंड, इट वेरीफाई, ये आपका अवेलेबल कर देगा। वीपीसी आईडी मुझे मिल गया है और वेट अ फ्यू सेकंड टू वेरीफाई इफ इट इज अवेलेबल। सो मैं इस कमांड से EC2 डिस्क्राइब VPC और मैं इसको अगर बेसिकली इस कमांड से मैं करूं तो मुझे आउटपुट भी मिल जाएगा टेबल के फॉर्मेट में। और ये मेरा वर्चुअल प्राइवेट जो क्लाउड है वो अब क्या हो गया है, अवेलेबल हो गया है। और इस अवेलेबल को के बाद अब यहां पर अब हम यहां से उसको अप्लाई करके देखते हैं। टेराफॉर्म प्लान किया मैंने, तो टेराफॉर्म प्लान में भी अपने को एरर्स का प्रॉब्लम पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस कमांड अप्रूव तो चला ही नहीं, टेराफॉर्म अप्लाई तो चला ही नहीं। उससे पहले ही प्रीव्यू में ही मेरे को एरर आ गया कि भैया वो प्रीव्यू में भी चेक कर लेता है कि ये रिसोर्सेज है कि नहीं है। ये देखो, इस बार कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई, ये सारा प्रीव्यू दे दिया इसने मेरे को। अब मैं चला सकता हूँ क्या, लास्ट कमांड टेराफॉर्म अप्लाई। ये जैसे ही मैं टेराफॉर्म अप्लाई करूंगा तो ये मेरे को प्रीव्यू देगा, साथ साथ में लास्ट कंफर्मेशन पूछेगा यस नो, और ये मेरे लिए पर्टिकुलर रिसोर्सेज प्रोविजन कर देगा। यस, अब देखो ये मेरे लिए प्रोविजन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एरर आ गई है, क्रिएटिंग RDS इंस्टांस, क्रिएटिंग HTTP रिस्पॉन्स 400 रिक्वेस्ट ID API error, invalid parameter, the parameter master user password is not a valid password, only printable ASCII character beside may be used, /@ डबल कोट्स और स्पेस, ये इसका कुछ दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ से मैंने विम किया, main.tf पर गया और लास्ट में जब ये जो पासवर्ड से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर मैं देता हूँ पर्टिकुलर, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। द पासवर्ड यू आर यूजिंग कंटेंट इनवैलिड कैरेक्टर फॉर RDS। जो रिलेशनल डेटाबेस सर्विस के लिए जो आप पासवर्ड दे रहे हो उस टेराफॉर्म फाइल के अंदर, वो इनवैलिड है, जिसमें से RDS क्या नहीं अलाउ करता है, आपके पासवर्ड में / अलाउ नहीं करेगा, @ अलाउ नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर विम के अंदर main.tf देखूं तो देखो यहाँ पर पासवर्ड @ लिख दिया मैंने, तो ये अलाउ कर रहा है क्या, RDS सर्विस उसको अलाउ नहीं करेगी, आपका रिसोर्स ही प्रोविजन नहीं होने देगी। तो अपन कुछ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन ये कर लेते हैं। और क्या क्या अलाउ नहीं है याद रख लेना, /@ डबल कोट्स और स्पेस, ये पासवर्ड में RDS सर्विस अलाउ नहीं करेगा। अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा, नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये करने पर ये एरर आ जाती है। तो ये कर करके मतलब इसके यूज टू हो जाओ AWS सर्विसेज।
अब जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते चलोगे आपको प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पता चलेगा और आपका एक्सपीरियंस बनता चलेगा। सो यहाँ पर मुझे क्या नहीं करना है, एट द रेट यूज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने आई प्रेस किया, एट द रेट हटाया मैंने और उसकी जगह मैंने अंडरस्कोर लिख दिया। तो अंडरस्कोर अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं फिर से। अप्लाई करने से पहले कंट्रोल सी कर लूं मैं, पहले कंट्रोल सी कर लूं, क्योंकि आधे रिसोर्सेज प्रोविजन हो गए, आधे नहीं हो पाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ls डैश एल किया और देखा कि ये देखो टीएफ स्टेट फाइल बन गई, टीएफ स्टेट फाइल बन गई, मगर आधी अधूरी बनी कि पूरी बनी? आधी अधूरी बनी, क्योंकि बीच में कुछ रिसोर्सेज प्रोविजन होगा और बीच में आके फेल हो गया। तो टीएफ स्टेट फाइल बन गई। अब आपने को क्या करना है, इसको पहले डिस्ट्रॉय करेंगे और दोबारा से इसको रिमूव करेंगे। सो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय किया तो ये जितने भी वो रिसोर्सेज बने हुए होंगे इस फाइल के अंदर उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा और दोबारा से हम एक बार और ट्राई करेंगे और इस दोनों इस टीएफ स्टेट फाइल को हम डिलीट करेंगे और फिर से दोबारा हम नए रिसोर्सेज प्रोविजन करेंगे। तो मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ये रिमूव कर रहा है। अब ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि भाई कर दें क्या, डिस्ट्रॉय कर दें क्या? कर दो, क्योंकि आधे अधूरे रिसोर्सेज को करके मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। ls डैश एल किया, अब रिमूव किया रिकर्सिव फोर्सफुली टेराफॉर्म स्टेट ls डैश एल, हो गया। ठीक है, अब दोबारा ट्राई करें, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई, यस। अब हमें ये चेक करना है कि क्या सर आरडीएस की सर्विस प्रोविजन करने से EC2 इंस्टेंस प्रोविजन होता है कि नहीं होता है इंटरनली, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर उधर नहीं बता रहा है इसका मतलब वो इंटरनली हो रहा होगा, ताकि आप एक्सीडेंटली उसको डिस्टर्ब ना कर दें। तो बहुत सारी चीजें AWS ने सोच समझ के बना रखी है। यहां पर आप क्या प्रोविजन करने जा रहे हो आज? आप आरडीएस सर्विस, आरडीएस में माईसीक्वल प्रोविजन करेगा। अब भाई माईसीक्वल एक सॉफ्टवेयर, एक डाटाबेस है, उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए चाहिए सर्वर, चाहिए हार्डवेयर चाहिए। वो सर्वर मतलब EC2 इंस्टांस। अब EC2 इंस्टांस क्या उधर लिस्ट में दिखाई देगा कि नहीं देगा, वो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में करना क्या है आपको, आरडीएस प्रोविजन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट एंड टू एंड चेक करना है। तो कहां से चेक करना है? अपने वर्क बेंच से। वर्क बेंच से यहां करते ही टेस्ट कनेक्शन पे लिखते ही ग्रीन कलर का आ जाएगा टेस्ट सक्सेसफुल कनेक्शन, ओके। तो फिर हम डन है, हमने सक्सेसफुली एक आरडीएस सर्विस को लोकली वर्क बेंच के थ्रू कनेक्ट करके देख लिया, हमारा काम हो गया, दैट्स इट। ठीक है।